अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः कार्तिक शुद्ध षष्ठी दिनांक 18 डिसेंबर 2023 चरक चिकित्सा स्थान 5 गुल्म चिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। शमप्रकोपो दोषाणां सर्वेषाम् अग्निसंश्रितो तस्माद् अग्निं सदा रक्षेत् निदानानि च वर्षेत्। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार का है जो गुल्म चिकित्सा में आया है और बापू नानल सर का ये बहुत फेवरेट इस प्रकार का सूत्र था। तो जब उन्होंने थोड़ी बात छेड़ी और मैंने इस सूत्र को बता दिया तो बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें अच्छा लगा कि मुझे ये सूत्र ज्ञात है और कंठस्थ इस प्रकार का है। तो सभी चीजें अग्नि पर निर्भर है। हम ज्यादा जिक्र जो करते हैं वो दोषों के कारण क्या है, लक्षण क्या है, वगैरह वगैरह इसके बारे में, और फिर उसका शमन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इससे बात बनती नहीं है क्योंकि अग्नि अगर अच्छा नहीं है तो दोष के प्रकोप का शमन नहीं हो सकता। इसलिए शुरुआत अग्नि से होनी जरूरी इस प्रकार की है। और जो व्यक्ति जिस अवस्था में हमारे पास आए, कोई भी रोग हो इस प्रकार का तो अग्नि कैसा है और जो कुछ भी वो खा रहा है, पी रहा है, वो पचन करने की उसमें क्षमता है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर अग्नि बहुत ही मंद है तो शायद हमें लाजामुंड वगैरह से शुरुआत करनी पड़ेगी और अग्नि धीरे धीरे बढ़े इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर वो चावल पचाने में सक्षम है तो ठीक है, या दूध पचाने में सक्षम है तो ठीक, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरली मैं ऐसा बताता हूँ, जब भूख लगे और जितनी भूख लगे उतना ही दूध ले लेना, कैंसर मरीजों के लिए खास करके। लेकिन जब भूख लगे, ये बात महत्वपूर्ण है अगर भूख लगी ही नहीं तो कुछ लेना ही नहीं, लंघन ही करना है इस प्रकार से। एक आपत्ति इसमें हो सकती है, बहुत ही कम मरीज इसमें ऐसे होते हैं कि भूख लगती भी नहीं है, खाना नहीं खाएंगे तो आशक्ति भी आ जाती है, धातु का बल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये कम होता है। जनरली अगर दोषों का बल ज्यादा है और लंघन करने से दोषों का पचन होना आरंभ हो जाता है
क्योंकि आहारम पचति की दोषान आहार वर्जित पचति, ऐसी स्थिति है कि अगर आहार नहीं मिला तो दोषों का पचन होता है। और इस प्रकार का दोषों का पचन हो जाने से अग्नि सुधरने लगता है लंघन और पाचन के जरिए, और फिर भूख लगती है। और भूख लगती है तो जितनी भूख है उतना ही शमन भूख क्षुधा का हो जाए, इसके जरिए प्रॉपर आहार देना है। तो बिल्कुल ही अग्नि मंद ही है तो लाजा मंड से शुरुआत करनी है या पिया से शुरुआत करनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहना है तो अग्नि बढ़ जाएगा, क्योंकि संयोजन क्रम से अग्नि बढ़ता है। और संशोधन के बाद या किसी भी रोग में, सर्व रोगेषु अयम प्रायः क्रमः, इस प्रकार की बात कही गई है, सभी रोगों में ये बात हो सकती है। मेरे एक फ्रेंच स्टूडेंट है, तो वो केवल इस संसर्जन क्रम पर प्रैक्टिस फ्रांस में करती थी कि जो भी मरीज आएगा उसका अग्नि देख के उसको क्या, वो क्या पचा सकता है वही देना है। ये बात नहीं सोचनी है कि ये इसके लिए अच्छा है नहीं है वगैरह वगैरह। पेयाविलिपिदिक आदि क्रम से जो जिसको वो पचा सके भली भांति। और ये जो उत्कार दुरुत्साह वेगोत्सरो यथोचिता, ये जो जीर्णाहार के लक्षण है वो जिसमें हो सके, तो फिर ये बात बनती है। सिर्फ मुसीबत ये है कि अगर साइकोलॉजिकल कारण है, बहुत सारे इस प्रकार के स्ट्रेस है, डिप्रेशन है वगैरह वगैरह, तो सौमनस्य न होने के जरिए भी पचन नहीं होता है, तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है इस प्रकार से। लेकिन फिजिकल लेवल पर अगर जब भूख लगे और जितनी भूख लगे और जितना पचा सके वही चीज उतनी ही मात्रा में खाए, तो धीरे धीरे अग्नि बढ़ने लगता है। और अग्नि बढ़ने लगता है तो दोष का शमन हो जाता है, क्योंकि शम और प्रकोप ये अग्नि पर निर्भर है। और अग्नि अगर अच्छा हो जाता है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बगैर अगर हम बहुत सारी दवाइयाँ दे देंगे, खाने पीने के लिए दे देंगे वगैरह, इस प्रकार से अग्नि का विचार नहीं करेंगे, तो आप कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट दे दो फिर भी दोषों के प्रकोप का शमन नहीं होता और सिलसिला चला रहता है। तो हमें बहुत सजग होकर इसके बारे में सोचना है। और यहाँ जो बात की गई है, तस्माद अग्निम सदा रक्षेत, ये अग्नि की रक्षा सदैव करे, इस प्रकार से उसको बढ़ाते रहे। और निदानानि च वर्जयेत, तो बात सही है कि जो भी कारण है रोगों के उनको तो टालना ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो चाहे दोष प्रकोप के कारण हो चाहे रोग के हेतु साक्षात इस प्रकार के हो, इनको हमें टालना ही चाहिए इस प्रकार से। और धीरे धीरे संसर्जन क्रम से आहार देकर अगर सही मात्रा पर पहुंचते हैं, शुरू में ऐसा हो सकता है कि इसके आहार बहुत कम मात्रा में जाता है तो वजन कम हो सकता है। आसक्ति आती है ऐसा नहीं है, लेकिन वजन कम हो सकता है, तो लोग घबरा जाते हैं, अरे इसके तो वजन कम हो रहा है इस प्रकार से। लेकिन अग्नि धीरे धीरे बढ़ता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे अग्नि बढ़ेगा आहार बढ़ेगा, आहार बढ़ेगा तो वजन फिर से बढ़ेगा। ये बड़ा मामला नहीं है, बड़ी मुसीबत नहीं है। लेकिन अग्नि बढ़ा ही नहीं, अगर इस प्रकार की स्थिति हो गई कि हमने अच्छे तरीके से दे दिया लेकिन फिर भी अग्नि बढ़ नहीं रहा, तो फिर शांतिग्नो म्रियते युक्ते चिरंजीवत्य नामयः, अग्नि शांत हो गया तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए अग्नि को ध्यान में रखते हुए काम करना है। वैसे काय चिकित्सा अग्नि की ही चिकित्सा है। कायो नाम अग्नि, ये जो सुश्रुताचार्य बताते हैं। तो काय चिकित्सा पूरी अग्नि पर निर्भर है और अग्नि को छोड़कर कुछ भी बात नहीं हो सकती इस प्रकार से। तो शुरू में तो यही करना उचित है कि किस प्रकार का आहार कितनी मात्रा में कब देने से उसका पचन अच्छा होगा, वही शुरू में दे दो। चाहे वो पेया हो सकते हैं, चाहे ओदन हो सकता है, चाहे दूध हो सकता है, कुछ भी हो इस प्रकार से। वो अगर पचा रहा है तो आगे आगे बढ़ेंगे।
वो नहीं पचा रहा है तो बहुत हल्के लाजामंड वगैरह से शुरुआत करनी है और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। कारणों को टालना है। और ये सभी बातें जब होगी तब निश्चित रूप से विकार जो है वो शमन उसका होने लगता है। दोषों का प्रकोप शांत होने लगता है और फिर अ, रोगी सुधरने लगता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि निदान तस्माद अग्निम सदा रक्षेत, ये जो है अग्नि पर दोषों के शम प्रकोप निर्भर है, इस बात को कभी भूलना नहीं है। और अग्नि का विचार कभी भी छोड़ना नहीं है, ये बात आवश्यक है। वमन ममनाहरस्य प्रदद्यात् कफगुल्मिने स्निग्धस्विन्न शरीराय गुल्मे शैथिल्यम आगते। तो वमनार्ह अगर है कफगुल्मी तो उसको पहले वमन देना है स्निग्ध स्विन्न शरीर करके। और फिर इससे गुल्म जब शैथिल्य को प्राप्त करता है, परिवेष्टि प्रदीप संस्तु बल्बजान अथवा कुशान भिषकुंभे समावाप्य गुल्मम घट मुख्य न्यसेत। तो घट के मुख पर ये गुल्म रखना है इस प्रकार से। तो परिवेष्ट्य उसको वेष्टन करके करना है गुल्म को इस प्रकार से। और फिर बलवजान अथवा कुशान विषय कुंभे समावाप्य प्रदीप्त वस्तु बलवजान अथवा कुशान। प्रदीप्त इस प्रकार के बलवज या कुश इसमें डाले, भूषक कुंभ में डाले और फिर गुल्म वहां पे रखे। तो एक प्रकार से वैक्यूम उसमें क्रिएट हो जाता है। और घट का मुख उसको कवर करने वाला इस प्रकार का होना है, गुल्म को कवर करने वाला इस प्रकार का होना है। और विसंगृहीतो यदा गुल्मस तदा घटम अथोद्धरेत। तो एक बार गुल्म जखड़ में आ गया घट के, तो घट को फोड़ के वो निकाल देना है इस प्रकार से। वस्त्रांतरम ततः कृत्वा विंध्यात गुल्मम प्रमाणवित। और फिर वस्त्र से ढककर गुल्म को प्रमाणवित इस प्रकार का वैद्य उस गुल्म का भेदन करे। विमार्ग अजपद पदात अर्षेर यथालाभम प्रपीड़ेत। आदर्श, हाँ। तो विमार्ग अजपद आदर्श ही यथालाभम प्रपीड़ेत, इनके जरिए उसका प्रपीड़न करना है। तो ये आदर्श जो है आईना इस प्रकार का, उसके जरिए छेद ले सकते हैं गुल्म के ऊपर इस प्रकार से। वैसे ही अजपद विमार्ग के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। मृदगिया गुल्म में वही कम न चंद न तो अंतर हृदय सुरक्षित। और ये सभी क्रिया करनी है वो गुल्म पर ही करनी है, जो मूल उसका आधार है उसको नहीं करना है। प्रदीप्तान बल्बजान उलूपान अथवा कुशान। बल्बज उलूप, बल्बज यानी कि उलूप। कुश, ये कुश काश वे तृण के प्रकार है इस प्रकार के। कुंभे घटी यंत्र मध्ये परिवेष्ट समावेपर प्रक्षिप्य वेष्टनेन अंतःप्रवेशं कारयित्वा तस्य घटस्य मेख गुल्मं न्यसेत् प्रज्वलित कुशादि गर्भम तंगुटम लागयेत्। तो जिसमें ये प्रज्वलित कुश वगैरह है वो घट उस पे रखे, ताकि जब वो जल जाएगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और फिर अंत में घटक के अंदर एक अवकाश निर्माण होगा और ये निगेटिव प्रेशर के जरिए वो गुल्म खींचा जाएगा घट में इस प्रकार से। अतः स गुल्म यदि यदा तेन घटेन गृहीतः अंतःसंगृहीतं तं घटम उद्धरेत बलाद अपसारयेत। तो उसको दूर करे, नहीं तो फोड़ भी सकते हैं इस प्रकार से। बिंद्या उद्धरणा शक्तो, तो नहीं तो उसका भेद करना है। ततो गुल्मम वस्त्रांतरम वस्त्र व्यवहितं कृत्वा विमार्गम अजपदम आदर्शो दर्पणश्च ते विमार्गश्चर्म कारणम चर्मणि रेखाकरण दारुमय यंत्र विशेषः। अच्छा, मैं विमार्ग का शब्द मुझे भी मालूम नहीं था।
तो चर्मकार के पास ये जो एक हथियार होता है उसको विमार्ग कहते हैं। मला वाटतं पटाशी जैसा है ये थोड़ा सा। अजपद उससे कुछ बनाते होंगे। विमार्ग, हाँ। दारुमय यंत्र विशेष, लकड़ी का बनता है इस प्रकार का। अजपदस्य पदस्य प्रांतम क्रियायोगी आदर्शस्य धारा क्रियायोगिनी तैर्यथालं विमार्गादिषु यो लभ्यते तेन एकं केवलं गुल्ममेव प्रपीडयेत् मृद्नीयात् अपरमृज्याच्च। तो उसका भेदन करके उसको बाहर निकालना है इस प्रकार से। अत्र प्रपीडने हृदयं तु नैव स्पृशेत् किन्तु हृदयं वर्जयेत्। अत्र च वर्जयेत् इति योगीन्द्रनाथसेनः। अंतरं च वर्धयेत् इति योगीन्द्रनाथसेनः। तो ये गुल्म भेदन विधि इस प्रकार का है, और जिसको इसमें प्रैक्टिस है, जिसने ये किया है पहले, वही वो करे। तलैरण्डातसी बीज सर्षपैः परिलिप्य च श्लेष्मगुल्मम् अयः पात्रैः सुकोष्णैः स्वेदयत्। तो तिल, एरंडा, अतसी इन सभी का बीज सर्षप ही परिलिप्य च, और सर्षप इनसे लेप करके श्लेष्म गुल्म जो है अयः पात्र ही सुकोष्ण ही स्वेदयत् विष। तो ये एक अलग है, अयः पात्र सुखोष्ण इस प्रकार का उसका स्वेदन करना है। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ इस प्रकार से कि अयस पात्र गर्म करके सुखोष्ण उससे स्वेदन इस प्रकार का करना है। सव्योष क्षार लवणम दशमूली श्रुतं घृतम कफुगुल्मम जयत्याशु सहिंगु बेड़ दाड़िमम। तो व्योष क्षार लवण इनसे युक्त दशमूली श्रुत घृत ये कफुगुल्म का नाश करता है। सहिंगु बीड़ दाड़िमम, और उसमें देते वक्त हिंगू बीड़ दाड़िम ये देना है। तो ये घृत का इस प्रकार का योग है। कफगुल्म की चिकित्सा है। बल्लातकानंद विपनम पंचमूलम फलोन्दितम साध्यम विदारि गंधाद्याम आपोथ्य सलिलाढके पादशेषे रसे तस्मिन् पिप्पलीं नागरं वचाम विरंगम सैंदवम हिंगु याव शुकम बिडम शठीम चित्रकम मधुकम रासनाम पिष्ट्वा कर्ष समम भिषक प्रस्थंच पयसो दत्वा दत्वा धृतप्रस्थम विपाचेत एताद एतद् भल्लातक श्रुतम कफगुल्महरम परम प्लीह पांडवामय श्वास ग्रहणी रोग कासम। तो भल्लातक का सिद्ध करता है। भल्लातक दो पल और पंचमूल फलोन्मित इस प्रकार का। तो यहाँ बृहद पंचमूल लेना उचित इस प्रकार का रहेगा। दशमूल से क्वाते मैंने पंचमूल का सभी दशमूल ले लिया है। और विदारी गंधादि डाल के अपोथ्य सलीला ढके एक आढ़ सलीला इसमें ये साध्य करना है। पादशेषे रसे तस्मिन पिपलिम नागरम वचाम। वो पादशेष रह जाने पर पिपली नागर वचा बिडंग सैंदव हेंगू यावशुक बीड़ शट्टी चित्र का मधुकर आत्मा ये कल्क के स्वरूप में कर्ष समम एक एक कर्ष देना है। प्रस्थंच पयसो दत्वा एक प्रस्थ दूध देना है। घृत प्रस्थम विपाचे, और घृत एक प्रस्थ इस प्रकार का घृत सिद्ध करना है। तो ये बल्लातक का घृत है, कफगुल्म के लिए बहुत अच्छा इस प्रकार का है। वैसे कैंसर के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसका रिजेम्बलेंस गुल्म से है। अगर ऐसी स्थिति आप मानते हैं तो भल्लातक एक अच्छी दवा है। कफचो न स रोगोस्ति न विबंधोस्ति कश्चन यन्न भल्लातकम हन्यात् शीघ्रम मेधाग्निवर्धनम। कि कोई भी कफज विकार इस प्रकार का नहीं है और कोई भी विबंध इस प्रकार का नहीं है कि जिसको भल्लातक दूर नहीं करता। और शीघ्र मेधा अग्निवर्धन है। तो वैसे कैंसर में बल्लातका का प्रयोग सफलता से किया जा सकता है। सिर्फ जिनको एलर्जी होती है उनके लिए काफी खतरनाक मामला हो सकता है। तो सोच समझकर अगर भल्लातक सूट करता है तो देना अच्छा इस प्रकार का है। योगो जोशी सर भल्लातका सब का प्रयोग बहुत करते थे, और उनका कहना था उनके एक भी मरीज में एलर्जी नहीं हुई इस प्रकार से। अभी जो थोड़ा बहुत रिसर्च हुआ है
उसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में इसका अच्छा परिणाम आता है, ऐसा देखा गया है बल्ला तक का। तो मैं अभी भल्ला तक परपटी ये भी योगो जोशी बनाते थे, और भल्ला तकास कुछ मरीजों में मैंने इसका प्रयोग किया है, और संयोग से अभी तो किसी का एलर्जी नहीं हुई, और काफी अच्छा रिजल्ट मिला इस प्रकार से। वैसे भल्ला तक गुरुत्व भी बना सकते हैं, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। केवल भल्ला तक से भी गुरुत्व बन सकता है, और वो भी भली भांति प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन सोच समझ कर करना है, और अगर एलर्जी हो जाती है तो फिर उसकी चिकित्सा करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। पिप्पली पिप्पली मूल चव्यचित्रक नागरैः पालिकैः क्षारैः घृतप्रस्थं विपाचयत् क्षीरप्रस्थं च तत्सर्पिर्हन्ति गुल्मं कफात्मकं ग्रहणी पांडुरोगग्नं प्लीह कासज्वरापहम्। तो एक क्षीर षटफलक घृत नाम से प्रख्यात है, ये मिलता है। इसमें पिप्पली पिप्पली मूल चविचित्र का नागर है तो पंचकोल है, और यवक्षार और घृतप्रस्थ इस प्रकार का सिद्ध करना है, और दूध डालकर करना है, क्षीर प्रस्थम तत्सर्पी। तो ये पंचकोल होने के कारण काफी पाचन दीपन अच्छा इस प्रकार का है। और कफज रोगों के कफ गुल्म के लिए भी अच्छा इस प्रकार का है। बल्ला तक घृत इज अवेलेबल नागार्जुन फार्मेसी। ओके, बल्ला तक के एंटीडोट क्या है? वैसे कोरिएंडर, कोथिम्बीर, उसका स्वरस देना, लगाना, ये भी करते हैं। और दूसरी चीज कोकोनट, उसको खाने के लिए देते हैं। लेकिन ये सभी करने के बावजूद भी अगर शांत नहीं हुआ तो विषय चिकित्सा करनी है। मेरे एक मरीज में इनसे फायदा नहीं हुआ, तो मैं सोचने लगा कि ग्रंथों में यहाँ इसका वर्णन कहाँ पे है। तो विषज शोथ में इसका वर्णन है कि भल्ला तक कपि कच्छू जय ही, इस प्रकार की बात कही गई। भल्ला तक और कपि कच्छू के जरिए विषज शोथ निर्माण होता है। और फिर चिकित्सा में सिंगल लाइन है, विषज विषग्नम, इतना ही पता है कि विषज अगर शोथ है तो विषग्न चिकित्सा करनी है। तो मैं ढूंढ रहा था कि ये थोड़ा प्रसरणशील है, क्योंकि पूरे शरीर पर फैल जाता है इसका जो रैश है वो, इसलिए विसर्प के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो विसर्प में पटोलादिकमेव वा ये आया है। अरे पटोल कटुरोहिण्यादि कषाय जो है, पटोल कटुरोहिणी चंदनम मधुसर्व गुडुचि पाठान्वितम निहंति कफ पित्त कुष्ठ ज्वरान विषम वमिम रोचकं कामलाम। तो ये विष का नाश करने वाला है, विसर्प चिकित्सा में भी निर्दिष्ट है। तो फिर मैंने पटोलादि गण का प्रयोग उस मरीज में किया और वो ठीक हो गया। तो विष की चिकित्सा करनी है, शायद हम दशांग लेप वगैरह के बारे में भी सोच सकते हैं, और ऊपर लगाने से लिए और भीतर भी दशांग लेप का प्रयोग कर सकते हैं। तो विषग्न चिकित्सा करनी है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें रहेगा। त्रिवृतां त्रिफलां दंतिम दशमूलं फलोन्वितं जले चतुर्गुणे पक्त्वा चतुर्भागस्थितं रसं सर्पिरेरण्डजं तैलं क्षीरं च एकत्र साधयेत् स सिद्धो मिश्रक स्नेहः सक्षौद्रः कफगुल्मनुत् कफवात विबंधेषु क्लुष्ट कुष्ठप्लीहोदरेषु च प्रयोज्य मिश्रक स्नेहः योनिशूलेषु चाधिकम्। तो त्रिवृत त्रिफला दंती दशमूल, ये फलोन्वित, 4 गुना पानी में डाल के चतुर्भाग स्थितम, एक चौथा ये रखे। सर्पी एरंडजन तैलम, और घृत और एरंड तेल और क्षीरम, ये सभी एकत्र साधे तो सिद्धो मिश्रक स्नेह, ये मिश्रक स्नेह सिद्ध हो जाता है। तो ये आसानी से उपलब्ध है और काफी तीव्र विरेचक है। जो मरीज सुकुमारक घृत या एरंडल, केवल एरंडल तेल को ये नहीं करते, उससे ठीक नहीं होते कॉन्स्टिपेशन के बारे में, तो मिश्र का स्नेह 5-10 बूंद या आधा चम्मच, 5 चम्मच इतना दे सकते हैं। वो हर मरीज के अनुसार एडजस्ट करना है। कफवात विबंध, इसमें ये अच्छा काम इस प्रकार का करता है।
कुष्ठ प्लीहोदरेषु च, कुष्ठ और प्लीहोदर में भी अच्छा काम करता है। योनिशूलेषु चाधिकम, ये तो मैंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये रेफरेंस देखने के बाद जिन औरतों में योनिशूल और कॉन्स्टिपेशन ये दोनों है, ये तीक्ष्ण विरेचक इस प्रकार का है मिश्रक स्नेह, और अच्छे रिजल्ट देता है। अगर कॉन्स्टिपेशन मामूली औषधियों से दूर नहीं हो रहा, विबंध ज्यादा ही है, तो ये मिश्रक स्नेह जरूर काम करता है। तो त्रिपुरुत त्रिफला दंती, दंती मुख्य है इसमें, जो तीव्र विरेचक इस प्रकार की है। वैसे त्रिवृत और त्रिफला भी विरेचन करते हैं, लेकिन वह सौम्य है उस दृष्टि से देखा जाता है, और एरंड का तेल है, तो इसके जरिए ये तीव्र विरेचक इस प्रकार का हो जाता है। यदुक्तम वातगुल्मग्नं संवत्सरं नीलिनीकृतं द्विगुणं तद्विरेकार्थं प्रयोजन कफगुल्मिना। शायद नीलिनीकृतम मिलता है, मुझे मालूम नहीं है। मिश्र का स्नेह ऑल्सो वर्क्स इन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड बाय केमोथेरेपी। तो अगर सुकुमार का घृत और विष्टम्भजित जो योग है भड़के शास्त्री का, उससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं हो रहा, पहले तो एक बार पचन अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी देखना है, लंघन पाचन की भी आवश्यकता रहती है, और फिर इससे काम नहीं हो रहा तो ये इसका जरूर प्रयोग कर सकते हैं मिश्र का स्नेह का। वातव्याधि है तो प्रार्थना पंचक, रासना सप्तक सिद्ध, एरंड स्नेह, ये भी अच्छा काम करते हैं इस प्रकार से। तो ये जो गंधर्वस्त्रादि तेल विभिन्न प्रकार का आता है, उसका भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन मलविबंध उसके जरिए आना है आत्मान, इस प्रकार की स्थिति है, तो ये मिश्र स्नेह इस अच्छे तरीके से काम करता है। रेचन द्रव्यों का सेवन काला औषध, औषध सेवन काल क्या रहेगा? बेसिकली आपान काल में प्रयोग होता है क्योंकि आपान से जुड़ा इस प्रकार का है, लेकिन अगर अग्नि अच्छा नहीं है तो समान काल में सेवन करवाना भी ठीक है, उचित है। और दवाइयाँ कौन सी देनी है देखना है। दाढ़िमादि घृत ग्रहणी दीपनम श्रेष्ठम इस प्रकार का बताया गया है, तो ये दाढ़िमादि घृत का समान काल में प्रयोग में करता हूँ कई भी जगह। फिशर कैन गेट क्योर्ड विथ यष्टि मधु स्नेह, ये तो है वो संधानीय है, तो फिशर में यष्टि मधु प्रयोग घृत का मतलब प्रयोग करता हूँ। वन साउथ सर यूज of only Bhallataka in throat cancer. Their aged mother and got very good results. Okay. तो कफज अगर है तो भल्लातका के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। सिर्फ अगर एलर्जी होती है तो ही बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, नहीं तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीली निगुर तो अवेलेबल है क्या मालूम नहीं। सुधा क्षीर द्रव्य चूर्णम त्रिवृताया स्वभावितम कार्शिकम मधुसर्पिभ्याम डेढ़वा साधु विरिच्यत। तो सुधा क्षीर तो काफी तीक्ष्ण विरेचक इस प्रकार का है। और त्रिवृत से सुभावित, त्रिवृत को सुधा क्षीर द्रव्य में सुभावित इस प्रकार से करके एक कर्ष मात्रा में मधुसर्पिभ्याम डेढ़वा साधु विरिच्यते। तो मेरे ख्याल में नीली ने दी। अपेंडिसाइटिस में पित्तज गुल्म संबंध कर ट्रीट कर सकते हैं क्या? ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अपेंडिसाइटिस या बाकी भी दर्द में अलगता से पित्त को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब पाक होता है तो पित्त का प्राधान्य वहां पे रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और अवस्था को देखते हुए ही प्रयोग करना उचित इस प्रकार का होगा। नीली निगुरता अवेलेबल है या नहीं है? जलद्रणे विपक्तव्या विंशति पंचचाभयाः
दन्त्याः फलानि तावन्ति तत्र कस्य तथैव च अष्टभागावशेषं तं रसं पूतम् अधिक्षिपेत् दन्ती समं गुणं पूतं क्षिपेत् तत्राभयाश्च ताः तैलार्धकुडवं चैव त्रिवृतायाश्चतुष्फलं चूर्णितं फलमेकं तु पिप्पली विश्वभेषजं तत्साध्यं लेहवच्छीते तस्मिन् तैलसमं मधु क्षिपेत् चूर्णफलं चैकं त्वगेला पत्रकेशरात् ततो लेहफलं लीढ्वा जग्ध्वा चैकां हरितकीं सुखं विरिच्यते स्निग्धो प्रस्थम अनामयम दोषप्रस्थ गुल्मं श्वयतुम वर्षांसि पाण्डुरोगम अरोचकम रुद्रोगं ग्रहणी दोषम कामलां विषमज्वरम कुष्ठं प्लीहानम आनाहम एषा हन्त्युपसेविता निरत्ययः क्रमश्चास्या द्रवो मांसरसौदना दंती हरितकी। तो ये दंती हरितकी भी मेरे ख्याल में गल्ला तक यूजफुल इन लो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये तो मैंने कभी नहीं किया है, ठीक है। इसमें एक प्रयोग कर सकते हैं। ये जो स्पर्म एग्जामिनेशन या सीमेन एग्जामिनेशन, इसमें जो बातें दिखाई देती है कि एबनॉर्मल फॉर्म्स है या फिर मोटिलिटी कम है वगैरह वगैरह, उनका हमारे हिसाब में कैसे विचार करना है ये एक अलग मुद्दा रहेगा। और काउंट कम है तो क्या करे, मोटिलिटी कम है तो क्या करे, एबनॉर्मल फॉर्म्स ज्यादा है तो क्या करे, वगैरह के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मोटिलिटी एक इश्यू है। तो बल्ला तकासक विच फार्मेसी मालूम नहीं, तो लेकिन अवेलेबल तो है बल्ला तकासक। शायद दो तीन कंपनियों का होगा, केवल एक कंपनी का, बैद्यनाथ। हाँ, नासिक का आता। ओके। तो ये दंती हरित की अलग पाठ है। तो विंशति पंचचा अभया, तो 25 इस प्रकार के अभया। दंत्या फलानि, दंती जो है एक पल, तावंती चित्रकस्य तथैव च, और उतना ही चित्रक। कोलटकर सर लो मोटिलिटी में सिच्चू लवी अपान काल में देते थे। ओके। ये अच्छा संदर्भ बताया। वैसे लक्ष्मी विलास अच्छी दवा है इसके हिसाब से। और सिचु शायद क्षय को ध्यान में रखते हुए, राजा एक्मा का मेडिसिन है, ध्यान में रखते हुए दिया था। वैसे योनि व्यापदों में सिचु शंख ये कॉम्बिनेशन सर प्रयोग में लाते थे, और मैं भी लाता हूँ। वो भी अच्छा परिणाम दिखाता है इस प्रकार से। तो अष्टभागावशेषम तम रसम पूतम अधिक्षिपेत, और फिर अष्टभागावशेष करके दंती समम गुणम, दंती जितनी है उतना ही गुण डालना है इस प्रकार से। क्षिपेत तत्राभयाष्टताः, तो ये अभया पक्व हो जाती है तो वो भी उसमें डालनी है। तैलार्ध कुड़वम चैव, और अर्ध कुड़व तैल इस प्रकार का सितोपलादि। त्रिवृताया चतुष्फलम, चतुष्फल त्रिवृता डालनी है। चूर्णितम फलम एकंतु पिपली विश्व भेषजम, और एक एक फल पिपले और विश्व भेषज डालना है। तत्साध्यम लेहोवत शीते, और फिर लेहोवत शीत हो जाने के बाद तस्मिन तैल समम मधु, तैल जितना मधु डालना है। क्षिपेत चूर्ण फलम चैकम वगेला पत्र के साथ, तो त्रिजात एक फल इस प्रकार का डालना है चूर्ण। और फिर ततो लेह फलम लीढ़वा, और एक पल इतना लेह उसका लेहन करना है। मात्रा बड़ी है लेह पल, तो 40 ग्राम।
करीबन होता है जगदहा चैकाम हरितकी, और एक हरितकी इसमें से निकाल कर लेनी है। सुखम विरिच्यते स्निग्धो दोष प्रस्थम अनामयम। तो एक प्रस्थ दोष कोई भी पीड़ा के बिना निकल जाता है। तो काफी अच्छा इस प्रकार का है। दंती हरित की मेरे ख्याल में मिलता है, इसको पता है। गुल्मम श्वेतुम अर्शांसि पांडुरोगम अरोचकम। गुल्म शोथ अर्श पांडुरोग अरोचक रुद्रोग ग्रहणी दोष कामला विषमज्वर कुष्ठ प्लीहा आनाह। ये इन सभी को यस, एवीएस। ओके। तो अभी इस प्रकार से अनाह वगैरह होने वाले बहुत सारे मरीज मिलते हैं, और उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। दंते हरित की अगर अवेलेबल है, मेरे ख्याल में उसमें हरित की भी वैसी भी रहती है। अवलेह चाट कर फिर उसके ऊपर वो हरित की खा लेनी है, इस प्रकार का करना है। लेकिन रेगुलर विरेचन करने वाला योग इस प्रकार का है, तो ध्यान में रखना है कि इसके विरेचन होने वाला है। और दोष बहुत ज्यादा मात्रा में है तो ही इसका प्रयोग इस प्रकार से करें, विरेचन के लिए हिसाब से करें। वैसे फलश्रुति काफी वाइड है। गुल्म है, गुल्म के चिकित्सा में आया है, लेकिन श्वेतु अर्श पांडुरोग अरोचक रुद्रोग ये सभी विकार इसमें आए हैं। तो दंती हरित की एक अच्छा योग इस प्रकार से रहेगा। और फिर इसका भलीभांति प्रयोग कर सकते हो। मांसरसौदन ये देना है। कोलट कोट्टकल की दंती हरित की अवलेह आता है, बराबर एबीएस का है तो ठीक है। सिद्धा सिद्धिषु वक्षन्ते निरोहा कफगुल्म। तो सिद्धि स्थान में कफगुल्मी के लिए निरोह बताते हैं। अरिष्ट योगा सिद्धाष्ट ग्रहण्यर्ष चिकित्सित। अरिष्ट योग जो सिद्ध है वो ग्रहणी और अर्श चिकित्सा में बताते हैं। तो यहाँ पे ग्रंथकार कुछ खुद जब बताते हैं कि अतिदेश तंत्र युक्ति के आधार पर ये इसमें हमें तो आपको मिल जाएगा इस प्रकार से, तो शायद उन औषधियों के फलश्रुति में नहीं है तो भी उसको गुल्म में लेना है, इस प्रकार से इस सूत्र के आधार पर। शायद उसकी फलश्रुति में रहेगा गुल्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीधा मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां पे निर्देश नहीं है फिर भी यहाँ पे ये बता दिया है, तो जरूर उसका प्रयोग कर सकते हैं। यच्चूर्णं गुटिकास्तायाश्च विहिता वातगुल्मिनां हिंग द्विगुण क्षार हिंगवम वेतसास्ताः कफे हिताः। तो चूर्ण गुटिका जो वातगुल्म में बताए गए हैं वो द्विगुण क्षार हिंगो अम्ल वेतस इस प्रकार से करके। तो कफ के हिसाब से सिचु एंड लवी क्या होता है? सीतोपलादि चूर्ण और लक्ष्मी विलास रस। सिचु ये कॉमन शॉर्ट फॉर्म है सीतोपलादि चूर्ण का, और लवी ये लक्ष्मी विलास रस का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये दोनों साथ में अपान काल में मोटिलिटी अगर कम है स्पर्म की तो दे सकते हैं। ऐसा कोलटकर सर का अनुभव मनोज ने बताया अभी इस प्रकार से। तो इसमें द्विगुण क्षार हिंगो अम्लवेतस इस प्रकार से वातगुल्म में जो योग बताए हैं उनका करना है।
ये एव ग्रहणी दोषे क्षारास्ते कफगुल्मिनां सिद्धा निरतया शस्तादाहत्वन्ते प्रशस्यते। और ग्रहणी दोष में जो क्षार बताए गए हैं कफगुल्म के लिए वो उपयुक्त है। सिद्धा निरतया शस्ताः और दाहस्त्वन्ते नश प्रशस्यते। और अंत में दाह इस प्रकार का कफगुल्म का करना है, ये प्रशस्त है इस प्रकार से। तो अग्निकर्म वहां पे बाद में करना है इस प्रकार से। तो वैसे ये वरांग का क्षार दातार गौरी ने प्रचलन में लाया गृहिणी चिकित्सा में, जो निर्दिष्ट इस प्रकार का है। और प्लीहा के बारे में उनका ये ज्यादा प्रयोग में लाया जाता था। और अम्ल धर्म से अगर कुछ नुकसान हुआ है, कुछ दोष बढ़े हैं, तो ये वरांग का क्षार एक अच्छी दवा इस प्रकार की है। तो दातार ट्रेडिशन में तो वरांग का क्षार प्रचलन में है इस प्रकार से। और वैसे ये क्षार कहना है नहीं कहना है, ये अंतर्धूम मशी जैसा होता है। वास्तव में इसको क्षार कहना मुश्किल है। क्षार का जो निर्माण विधि है वो वनस्पतियों को जलाकर उसकी जो रक्षा है वो पानी में डाल के जो पानी में घुल जाए वो पानी उससे निकाल कर क्षार मिलता है। ये तरीका नहीं है। घट में इन सभी को डाल के जो द्रव्य है वो, और फिर ढक्कन लगा के बंद करके उसको अग्नि देना है। तो ये एक तरीके से मशी बन जाती है, काला चूर्ण बन जाता है उसका, जिसको वरांग का क्षार या चरकाचार्य ने उसको क्षार कहा है इस प्रकार। तो एक थोड़ी अलग संकल्पना इस प्रकार की है। और निर्धूम इस प्रकार की मशी बन जाती है कि अंतर्धूम इस प्रकार से कहते हैं, अंतर्धूम मशी कहते हैं उसको। और बाहर भी हम मशी बनाते हैं आंवलकी की इस प्रकार के, केवल तवे के ऊपर भर्जन करके, उसमें बहिर्धूम है, धूम निकल जाता है। यह अंतर्धूम पद्धति की मशी है, लेकिन उसको क्षार इस प्रकार का कहा गया है। प्रपुराणानि धान्यानि जांगलाः प्रपुराणानि धान्यानि जांगला मृगपक्षिणा कौलत्थो मुद्गयुषश्च पिप्पल्या नागरस्य च। तो प्रपुराण इस प्रकार के धान्य। अभी प्रपुराण नाम से क्या लेना है ये थोड़ा मुश्किल है। जनरली हमारा जो धान्य है वो 1 बरस पुराना लेना है, ऐसा कहा गया है। चावल हो, गेहूं हो, ये 1 बरस पुराने होने चाहिए। और हमारा जब पड़सेरे में ये गुरुकुल था, तो वहाँ पत्थर से बना इस प्रकार से ये स्टोरेज था धान्य का। बहुत बड़ा पत्थर, जिसमें एक आदमी खड़ा रह सके, इतना बड़ा पत्थर। और उसमें 2 मुख, एक ऊपर मुख और एक नीचे मुख, तो दोनों को ढक सकते थे। नया जो धान्य, नई फसल आती थी तो वो ऊपर से डाल देते थे। तो जो पुराना चावल या गेहूं है, वहां तक जो चावल का इस्तेमाल होता था वो नीचे से बाहर आता था, जैसे ऊपर से डालते हैं तो वो नीचे से बाहर आता है। तो इस प्रकार से 1 बरस पुराना चावल निकालने की वहां पे परिस्थिति थी। और अगर उसको उसके आवरण के साथ इसमें डाल देते हैं तो टिकने का प्रॉब्लम नहीं आता। कणगी करके यहाँ पे कोकण में बोलते हैं, बाम्बू की बनती है, उसमें गोमय का लेप करते हैं। और भी जो शाली है वो हस्क के साथ, उसके आवरण के साथ वहां पे रखी, उसमें रखी जाती है। फिर 1 बरस के बाद उसको निकालना है। और फिर वो हस्क निकालना है। हैंड पाउंड अगर करते हैं हाथ से मसल कर, हाथसड़ीचा तांदूळ जिसको कहते हैं, वो करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो सिंगल पॉलिश बनवा के लाना है। गिरण में अगर देते हैं, ये जो मिल्स, राइस मिल्स रहते हैं, उसमें सिंगल पॉलिश, डबल पॉलिश, ट्रिपल पॉलिश वगैरह इस प्रकार के रहते हैं। तो हमें ज्यादा वो इस प्रकार का नहीं करना है, पॉलिश नहीं करना है। जो आवरण है वो थोड़ा रहना चाहिए उसमें इस प्रकार से। तो बेटर ऑप्शन हाथ से करे या फिर सिंगल पॉलिश करे ज्यादा से ज्यादा।
और 1 बरस पुराना शाली, इस प्रकार का होना है। ये अभी प्रचलन चला गया। नवन धान्यम अभिष्यन्ति, ये जो बात कही गई है, नवीन धान्य जो है वो अभिसंधि है। अभी प्रमेह जो बढ़ गया है ज्यादा इस प्रकार से, उसमें ये भी एक अहम कारण है, क्योंकि अभी ये पद्धति ही चली गई। धान्य 1 बरस पुराना करना है और फिर सेवन करना है, ये बात ही चली गई। जैसे फसल आएगी वैसे उसका प्रयोग करना आरंभ कर देते हैं, और हर बरस नया ही धान लेते हैं। तो ये अभिसंधि है, और इसलिए 1 बरस पुराना करके लेना ये ज्यादा अच्छा। चाहे वो पत्थर में जैसे बना है उस प्रकार का, या फिर कणगी जो मैंने बताई, वो करना, और उसमें सतुष शाली रखना है, या सतुष इस प्रकार का गोधूम रखना है, और फिर उसको वो तुषा जो है वो निकाल देना है, और फिर प्रयोग करना है 1 बरस के बाद, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन प्रपुराणानी कहते हैं तो कितने बरस वो रखना है, ये देखना पड़ेगा। टीकाकार ने कुछ किया है क्या, देखेंगे। नहीं दिया है, तो ट्रेडिशन क्या है देखना पड़ेगा। 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस क्या है, इस प्रकार के प्रपुराण किसको कहेंगे। वैसे देखा जाए तो पुराणम सर्पी ये कम से कम 10 बरस का है। 100 बरस का सर्पी बहुत अच्छा है, और 1000 बरस का सर्पी बहुत ही अच्छा है। अभी एक वो मंदिर में 700 बरस पुराना सर्पी मिल गया है, और वो भी अ, सैकड़ों किलो इतना है, और अच्छी तरीके से उसको रखा गया है। अब ये हमारे लिए तो पुराण सर्पी 700 बरस पुराना ये खजाना है हमारे लिए। लेकिन उनको, देवस्थान के जो ट्रस्टी है, उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, आयुर्वेद में क्या लिखा है इसके बारे में। वो बता रहे थे कि हम इसके दिए जलाएंगे कंटिन्यूअसली। तो दिए जलाने के मतलब बेहतर ऑप्शन होगा, हम तुम्हें ताजा घी दे देते हैं दिए जलाने के लिए, वो हमें दे दो, तो वो हमें उसका अच्छा प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। और 700 बरस में पुराना मिलना तो काफी मुश्किल काम मामला है इस प्रकार से। तो ये बात सही है। तो प्रपुराण का मतलब क्या होगा, ये ट्रेडिशन में देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि 10 years प्रपुराण घृत। लेकिन घृत के बारे में तो है, उसको 10 years को प्रपुराण नहीं कहेंगे, उसको पुराण घृत कहेंगे। 100 बरस का जो है वो शायद प्रपुराण, और 1000 बरस का उससे भी ज्यादा अच्छा प्रपुराण इस प्रकार का। ये बम पुरंदरे के राजा शिव छत्रपति इस मराठी किताब में घृत के वेल्स होते थे, विहीर इस प्रकार से, और इतनी बड़ी पैमाने पर घृत का संचय किया जाता था, और फिर भी वो सैकड़ों बरस इस प्रकार का रहता था। और ये बहुत अच्छी दवा होती है व्रण शोधन के लिए, व्रण शोधन और संधान दोनों के हिसाब से। और उन्होंने बताया था कि जो योद्धा वापिस आते थे घाव लेके इस प्रकार से, तो वो घी लगाने से तुरंत दूसरे दिन घाव ठीक हो जाता था, और फिर से युद्ध पर जा सकते थे, इतनी इसमें कैपेसिटी थी, इस घृत में थी। वैसे श्रुतुचार्य ने युद्ध के बारे में जो बात बताई है, जैसे अभी रेड क्रॉस है, उसी प्रकार वैद्य अपनी पताका लेके युद्ध में जाए, आगे बढ़े इस प्रकार से, और उसको कोई भी हमला नहीं करता था, शत्रु में से कोई भी शत्रु उस पर हमला नहीं करता था। ये डॉक्टर्स है और ये ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं, ऐसा समझते थे। और फिर जो योद्धा वापिस आते हैं, उनको काफी घाव लगे हैं या काफी पीड़ा है, उनको भी चिकित्सा, उनकी वो चिकित्सा करते थे। तो आतुरम योधगतम चिकित्सेत, ऐसा कुछ है, मुझे अभी पूरा शब्द ज्ञान पूरा सूत्र याद नहीं है। लेकिन जैसे रेड क्रॉस की अभी संकल्पना है, उसी प्रकार की यह संकल्पना थी, और उनको, सैनिकों को ट्रीटमेंट दी जाती थी।
तो इसमें इस घृत का रोल बहुत है। तो जिन पुराने बूढ़े वैद्य को ये मालूम था, उन्होंने ये घी उस विहरी से या वेल से कलेक्ट किया और उसको पूरा खत्म कर डाला। अभी कुछ भी नहीं बचा इस प्रकार के। ये जो वेल्स बताते हैं वो नहीं बता। लेकिन अगर इस प्रकार से घट में रखे हैं, 700 बरस पुराना घी रखा है, तो ये अच्छा है। विटे प्रमाणे ब्राउन कलर घृत पाहिले वो वापरले, नेक्स्ट डे वुंड हीलिंग होते विथ नो स्कार। ये कितने बरस का था? तो इसी प्रकार का बनता है ये, और उसमें एक उग्र गंध आता है। मेरे पास 35 बरस पुराना घृत है। मैं जब इसमें था फर्स्ट ईयर में, तो पता चला कि पुराणम जयति व्याधिन पुराण शोधन रोपणम इस प्रकार था। और ये पुराण बनाना आसान नहीं है, तो मैंने उसी समय में एक आधा किलो देसी गाय का घी कांच के बोतल में रख दिया। वो 1975 की बात है, तो अभी करीबन ये 38 बरस हो गए उसको। तो वो है घर में। मदापस्मार मूर्छाय शिरः कर्णाक्ष निजान पुराणं जयंती व्याधिन वर्ण शोधन रोपण, इस प्रकार का उसका बताया है। तो ठीक है, कम से कम मेरे पास 35 बरस का तो है। ये भी अच्छे है, 35 38 बरस का है, ये भी अच्छी बात है इस प्रकार। तो खास मरीजों में इसका डायबिटिक गैंग्रीन इस प्रकार की स्थिति हो, या इस प्रकार के ताजे घाव इस प्रकार के हो, तो ये अच्छा है। काल माहित नहीं, परंतु पेशेंट ने मंदिर से लाया था, और उन्माद पेशेंट। ठीक है। मदापस्मार मूर्छाय शिर कर्णाक्ष योनिजान, ये बात बताई गई है बुराणन जयति व्याधि। तो इन सभी में इसका अच्छा प्रयोग जरूर हो सकता है, ऐसी स्थिति है। और उन्माद के लिए भी ये घृतपान जो है वो पुराण घृत का पान इस प्रकार का बताया है, तो वो भी एक अच्छा इस प्रकार का है। फादर वॉज स्पिरिचुअल गुरु। पुराण घृत घट में केवल रखना भी लाभदायक है, रक्षोघ्न मंगल कारक है। तो अभी तो एक तो कांच के बोतल में रखना है, नहीं तो घट में रखना है, ये बेटर ऑप्शन। उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो इस प्रकार से रखते हैं तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं इसके, और फिर वो अच्छी तरीके से काम में आता है। तर प्रपुराणानि धान्यानि जांगला मृगपक्षिणा कौलत्थो मुद्गयुषश्च पिप्पल्या नागरस्य च। तो ये सभी गुल्म चिकित्सा में प्रशस्त इस प्रकार के हैं। कितने बज गए? 31 हो गए। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति 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 ही। मैं अभी कोकण में हूँ, और यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, अच्छी ठंड है, जो प्लेजेंट है। तो सभी से अनुरोध है, जरूर कोकण में आने के लिए सोचें। और यहाँ जो नैसर्गिक खेती है,
उसका अनुभव करें। और खुद की अगर खेती